हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा। तो आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बेसिकली मैकेनिज्म रिएक्शन का पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या आगे जो आने वाले चैप्टर होंगे, जैसे 12th के सारे चैप्टर होंगे, इसी के बेसिस पे होंगे। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है, जिसका आपका सारे जगह यूज होता है। और जनरली इसमें देखा जाता है कि रिएक्शन के नेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन होता है, कौन क्या रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले आप लोग को दिख रहा होगा स्लाइड पे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म जानने से पहले रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है, जिसमें रिएक्टेंट और रिएक्टेंट एक साथ मिलते हैं, या रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि A2 + B2 = 2AB। तो यहाँ पे A एक रिएक्शन है, जिसमें A बॉन्ड टूट रहा है, B बॉन्ड टूट रहा है, दोनों का फॉर्मेशन 2AB का यहाँ पे हो रहा है। तो रिएक्शन बेसिकली हम लोग दो स्टेप में होता है, दो तरह का होता है, जो कि एक सिंगल स्टेप में होता है, एक मल्टीपल स्टेप में होता है। तो सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होता है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, जो कि स्लाइड पे दिख रहा होगा आपको इस तरह से, जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो कि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि सिंगल स्टेप क्या होता है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन देखने के लिए आप लोग आगे देखते रहिए। तो देखिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं इसको। जैसे A एक मोल है, B भी एक मोल है, जो कि रिएक्टेंट है, जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे A और A दोनों रिएक्शन किया और डायरेक्ट 2 मोल ऑफ A + B 2 मोल ऑफ A + B बना रहा है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग एक बीच में स्टेप आता है, जो कि हाईली अनस्टेबल स्टेप होता है, जो कि होता है जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा इसमें ट्रांजिशन स्टेट उसको बोलते हैं, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का सारे रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे कार्बन जनरली टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन इस समय जब कार्बन एक बॉन्ड टूट रहा होता है, एक बॉन्ड जुट रहा होता है, तो यहाँ पे कार्बन पेंटावैलेंट शो करता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे देखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे A बॉन्ड जो हो रहा है कि जो कि ब्रोकन हो रहा है, और AB बॉन्ड है जो कि बन रहा है। तो यहाँ पे दो तरह से बॉन्ड होता है, एक साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन में 2 स्टेप होते रहते हैं, एक बॉन्ड टूटते रहता है और एक बॉन्ड जुड़ते रहता है। तो जैसे AB बॉन्ड बन रहा है और B बॉन्ड टूट रहा है, A बॉन्ड टूट रहा है, AB बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें जो स्टेप होते हैं इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ ए सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो एनर्जी जहाँ आप लोग को पढ़ाया गया होगा जीओसी में, आप लोग जैसा एस्पेक्ट देखे होंगे, तो उसमें पता होगा कि एनर्जी का जो स्टेबिलिटी से इन्वर्सली रिलेशन होता है, जो कि एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी वो कंपाउंड का कम रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। कोई भी अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो आप इधर से उधर कहीं ना कहीं आप एनर्जी एक लूज करके एक स्टेबल फॉर्म में आना चाहते होंगे। तो एनर्जी इसी कारण से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे होता है ट्रांजिशन स्टेट में, तो इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आगे देखिएगा क्या क्या है। तो जैसे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इज ए मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है जो कि 4 बॉन्ड बनाता है, वो अगर 5 बॉन्ड बनाने लगे तो वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका तो कभी 5 बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता है। और ये हाईली अनस्टेबल दूसरा रीज़न ये है कि अगर इसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, तो एनर्जी के रिलेशन आपको स्टेबिलिटी से बताएं ही, एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते जाइए क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रांजिशन स्टेट इज एट हाई एनर्जी स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आप लोग को बताएं ही, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, जो इस कारण से होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, मोमेंटम ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में रहता है, तो इधर से उधर कोलाइड करता है, तो उसमें
इधर से उधर कोलाइड करेगा, इधर उधर ज़्यादा करेगा तो उसमें अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो वो वैसा स्टेज जो कि अनस्टेबल होता है और हाई एनर्जी पीक पे रहता है, ट्रांजिशन स्टेट। चलिए आगे देखिए, जैसे कि हम लोग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है। इधर एक रिएक्शन वैसा रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होता है, अगर एक रिएक्शन में अगर हीट एब्जॉर्ब होता है, तो अगर हीट रिलीज जौन रिएक्शन में हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट जो रिएक्शन में निकल रहा है, जैसे ये एक रिएक्शन हम लोग लिखें, अगर ये इसमें से अगर फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है और इससे हीट निकल रहा है तो ये रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि इस तरह से इसका ग्राफ दिया होगा। आप इस ग्राफ से समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का तो यहाँ पे ग्राफ देखिए तो उसका ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। तो हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डेल्टा ई बराबर होता है EP माइनस ER, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो E प्रोडक्ट का एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का यहाँ बन रहा है वो नीचे पे है प्रोडक्ट का लाइन। जैसे कि आप लोग को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं जिससे आप लोग को साफ दिख सके। देखिएगा आप लोग को, यहाँ देखिए, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है और ये रिएक्टेंट का है। तो देखिएगा प्रोडक्ट का एनर्जी है जो कि नीचे पे है और रिएक्टेंट का ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा E क्या है, माइनस में है। तो डेल्टा E अगर माइनस में है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा रिएक्टेंट का जो स्लोप होगा, रिएक्टेंट का जो पीक होगा वो ऊपर होगा और जो प्रोडक्ट का है वो नीचे होगा। तो ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो रिएक्शन में हम लोग दो तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा E अगर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो निगेटिव आता है। तो जहाँ निगेटिव आएगा दोनों का डिफरेंस, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा। तो देखिए आगे, हम आगे स्लाइड पे चलते हैं, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं अभी। तो हम लोग आगे पेज पे जाएंगे। अब देखिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। जो अगर आपका रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे अगर आप रिएक्शन करवाइएगा तो वहाँ पे इसका सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिएक्शन के लिए एनर्जी देना पड़ता है। और ऐसे रिएक्शन में जो ग्राफ बनता है, यहाँ पे डेल्टा E है और इधर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनता है तो उस ग्राफ का जो रिएक्टेंट का जो पिक होता है वो नीचे रहता है और प्रोडक्ट का ये होता है तो ऊपर रहता है। अगर इसका एनर्जी डिफरेंस निकाले तो EP तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे और ER यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए EP जो कि है यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को कम पे है। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ 2 अगर डिनोट करते हैं, अगर यहाँ 4 डिनोट करते हैं तो 4 - 2 = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है और वहाँ पे एक्सोथर्मिक में निगेटिव आ रहा था। तो जहाँ पॉजिटिव आएगा उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोग देख रहे होंगे सारे रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन आप लोग को दिख रहा होगा, जो कि ट्रांजिशन स्टेट है, उसका पोजीशन कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा स्टेट होता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। और देखिएगा यहाँ एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये हाई एनर्जी पिक पे रहता है। तो यहाँ देखिएगा ट्रांजिशन स्टेट डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ ए केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट होता है जो कि केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे इस तरह के आप लोग को कार्बन के जैसे एग्जाम्पल दिए थे कि कार्बन जो होता है जो कि इसमें एक तरह से टूट रहा है, तरफ से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है कार्बन का, जो कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है टेट्राहेड्रल के फॉर्म में। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि जो कि sp3d होगा। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का रूल ये फॉलो नहीं करता है। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट एक स्मॉल टाइम के लिए आता है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ अगला पॉइंट की ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। हम ट्रांजिशन स्टेट को अलग नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक स्टडी किया जा सकता है लेबोरेटरी में। एग्जिस्ट करता है स्मॉल टाइम के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है।
इस तरह से देखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है जो कि फॉलो नहीं करता है केमिकल बॉन्डिंग को। जैसे कि देखिए आप लोग एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे एक कार्बन है, ये है, देखिएगा जो डॉटेड लाइन आप लोग को दिखा रहे हैं, अगर ये है तो कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, पहले ही 4 को जुड़ा हुआ रहता है। तो एक तरफ से अगर इसका तो पहले ही 4 को ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर इसमें एक और जैसे बॉन्ड फॉर्म होते रहता है, एक बॉन्ड टूटते रहता है, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड दिखाई देने लगता है, जैसे कि आपको देख रहे होंगे। अगर ये है, ये है, ये है, तो अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, मान के चलिए ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, तो ये देखिए ये वाला जो है ये ब्रोकन है, मतलब ये बॉन्ड ब्रोकन हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये सारा जो होता है ये दिखते रहता है, मतलब एक साथ टूट रहा है, एक साथ जुड़ रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइनली हो जाता है sp3d, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के रूल के अकॉर्डिंग जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जो कि sp3 के फॉर्म में होता है। तो हम लोग तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं बना सकते हैं, तो कभी पॉसिबल है नहीं। तो आप लोग देखते जाइए आगे क्या है। सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में जानकारी ले लिए। अब एक स्टेप में जो रिएक्शन डायरेक्ट हो जा रहा है, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो कि 2-3 स्टेप या बहुत सारा स्टेप में हो सकता है, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, जो कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो देखिए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि पहले ए बॉन्ड है, ए अगर रिएक्टेंट है, अगर ए को टूटा ऐसा टूटा, जो कि देखिए आगे आप लोग को जूम कर देते हैं थोड़ा ताकि दिखने में साफ से दिखे। देखिए ए जो है यहाँ पे इसका जैसे ए है, यहाँ देखिए ए टूटा रेडिकल के फॉर्म में, जो कि ए डॉट के फॉर्म में टूटा, जो कि होमोलिटिक क्लीवेज इसको बोलते हैं। अगर ये एक अगर एक बॉन्ड है ए और ए, तो इसके बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके निकला और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके निकला। तो ये जो ऐसा जो क्लीवेज होता है इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, जिसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब बराबर का कंट्रीब्यूशन इसमें हो रहा है। तो ऐसे मतलब क्लीवेज को बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। तो देखिएगा इसमें होमोलिटिक क्लीवेज करके ए बॉन्ड टूटा, जो कि रेडिकल के फॉर्म में टूटा। अगर ए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मान के चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अगला रिएक्शन आप लोग को दिख रहा होगा। एक स्टेप में पहला रिएक्शन हुआ, अब दूसरा स्टेप में देखिए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, जो कि ए डॉट जहाँ देख रहे हैं आप लोग की बना, तो ए डॉट है, जो कि अगले बी से फिर रिएक्शन करता है। तो ए बी बनाया, तो यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज करके रिएक्शन कर रहा है और बी डॉट रेडिकल निकल रहा है, और ए डॉट बी डॉट आपस में अगर मिल जाता है एक साथ, तो ये ए बी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट देख रहा हूँ कि यहाँ थर्ड स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकंड स्टेप में कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, थर्ड स्टेप में फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो देखिए मल्टीपल स्टेप है, जो कि पहला स्टेप में एक रेडिकल का फॉर्म में टूटा, अगर दूसरा स्टेप में फिर जाके ए रेडिकल बी से जाके जुड़ा, फिर ए बी है जो कि बना, जो कि फिर ए बी जो कि फर्स्ट रिएक्शन से फिर ए रेडिकल आया, फिर सेकंड रिएक्शन से बी रेडिकल आया, तो आपस में फिर बन गया ए बी। तो इसमें सारा को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें सारा आप लोग को एक रिएक्शन आ जाएगा, जो कि है आप लोग को दिख रहा होगा ए प्लस बी, इसमें 2AB आ जाएगा। अगर पूरा कैलकुलेट रिएक्शन को करते हैं, तीनों रिएक्शन को अगर बराबर करके कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें जो प्रोडक्ट फाइनली आएगा, जो कि प्रोडक्ट बनेगा वो 2AB बनेगा, जो कि आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। पहले जो रिएक्शन आप लोग को बता रहे थे उस समय आप लोग को बताए हुए हैं। तो इसमें अगर ग्राफ इसमें जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को ग्राफ एक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो ग्राफ है ये एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो हो रहा है, तो इसमें देख रहे होंगे पहला जो स्टेप है जो कि एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक में आप लोग को बताए हैं, एक्सोथर्मिक में जो होता है क्या होता है, हेलो, तो थोड़ा सा जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ग्राफ पारा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो रिएक्टेंट कम पे है, प्रोडक्ट ज़्यादा पे है। तो आप लोग ट्रांजिशन स्टेट, इस रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन स्टेट 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी जो बन रहा है आप लोग को ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट 1 मानेंगे, जो कि इसमें बन रहा होगा। इसमें जो दूसरा रिएक्शन के लिए है
तीसरा रिएक्शन के लिए है। तो हर एक जितना भी पहाड़ आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर ऊपर जो आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे आप लोग को क्लियर करके साफ दिखाते हैं, आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जितना भी पीक बन रहा है, जितना भी रिएक्शन हो रहा है, तो एक साथ अगर इतना पीक बन रहा है तो ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन का आप लोग को ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन का आप लोग को अथी दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो जैसे देखिए आप लोग को इस रिएक्शन में आप लोग को हम दिखाते हैं क्या है। तो ये रिएक्शन में देखिएगा कि रिएक्टेंट नीचे पे है, प्रोडक्ट ज़्यादा पर है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को ऊपर में बताए हैं नीचे में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ऊपर पे है, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला जो स्टेप होगा वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इंडोथर्मिक हो जाएगा, समझें। तो ये स्टेप इंडोथर्मिक हो गया। दूसरा स्टेप जो हो रहा है वो भी देखिए, वो भी इंडोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट कहाँ पे है? ऊपर पे है, प्रोडक्ट नीचे पे है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। तो ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप भी एक्सोथर्मिक है। तो देखिएगा अगर रिएक्टेंट, अगर फाइनली सब रिएक्शन को जोड़ें तीनों को, तो तीनों को हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ रिएक्टेंट और फाइनल जो प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट ऊपर साइड पे है, प्रोडक्ट नीचे साइड पे। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया है इंडोथर्मिक, लेकिन होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इस कारण से होगा कि देखिए जैसे आप लोग को यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ठीक है, रिएक्टेंट ऊपर पे है, प्रोडक्ट नीचे है, तो ये तो आप लोग को बताया ही है कि हो जाता है ये। तो जैसे देखिए अब आप लोग को, अब देखिए आप लोग को स्लाइड पे अब यहाँ पे दिख रहा होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट अब क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे देखिए ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें जो ये जो बना इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये फाइनली जो प्रोडक्ट बन गया इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो बीच बीच में जो अनस्टेबल पार्टिकल वो बनता है, ये भी एक अनस्टेबल पार्टिकल्स होता है, जो कि एक रिएक्शन में बनता है और फिर कंज्यूम हो जाता है और फिर फाइनली प्रोडक्ट बना देता है। जैसे देखिए फाइनली जो प्रोडक्ट बना है उसमें कहीं भी आपको रेडिकल नहीं बना है। तो देखिए ये होता है ये कि एक स्मॉल टाइम के लिए ये भी बनता है, लेकिन ये जो होता है ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो रूल है केमिकल बॉन्डिंग का, ये रूल फॉलो करता है। जैसे ए डॉट है जो कि कार्बन फ्री रेडिकल है, जो कि इस तरह से होता है जैसे कार्बन, ये कार्बन फ्री रेडिकल होता है। तो कार्बन फ्री रेडिकल है जो कि केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो करता है। जैसे ये ट्राइगोनल प्लेनर ये है, sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। तो ये सारा मतलब ये कार्बन फ्री रेडिकल है, तो ये सारा केमिकल बॉन्डिंग का रूल को फॉलो करता है। तो जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट आप लोग को पूछ रहा हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दीज आर दोज पार्टिकल विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे देखिए ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन के कंप्लीशन यहाँ हो रहा है थर्ड स्टेप में, तो ये ड्यूरिंग द रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट कर जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ए डॉट बी डॉट मिल के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे तो फिर इंटरमीडिएट रह नहीं रहा है। अब इंटरमीडिएट हम आपको बताएं कि ए डॉट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉट बी डॉट इज इंटरमीडिएट, और A2 B2 जो है बन रहा है वो रिएक्टेंट है। A2 यहाँ पे जो लिए हैं और यहाँ पे B2 जो हम लोग लिए हैं, ये दोनों रिएक्टेंट है, और ये भी जो लास्ट में बन रहा है वो प्रोडक्ट है, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, आगे स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए ऊपर कुछ ग्राफ है दिया हुआ, आप लोग को बताते हैं हम। जैसे ऊपर देखिए ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है आप लोग को दिख रहा होगा, ये ग्राफ है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन का। तो देखिए इसमें कितना स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। पहला तो ये है, पहला में देखिए ये कि जो कि इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। फिर ये दूसरा देखिए जो कि इसमें भी क्या बन रहा होगा, ये भी इंडोथर्मिक है। तो जितना भी पीक बन रहा है उतना स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, मतलब उतना स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, उतना स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे जैसे आपको स्टेप कैलकुलेट करने के लिए बताते हैं। तो एक रिएक्शन हो रहा है, तो देखिए ये एक रिएक्शन है, फिर दूसरा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन है। तो जितना भी आप लोग को पीक देखने के लिए मिलेगा, जैसे देखिए एक यहाँ पीक है, यहाँ पीक है, एक यहाँ पीक है, एक यहाँ पीक है, एक यहाँ पीक है, चौथा पे पीक है। जैसे 1 2 3 4 जितना देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा होगा, अल्फा यहाँ पे जो 1 है नंबर के फॉर्म में आप लोग को दिया हुआ है 1 2 3 4। तो जितना भी 1 2 3 4 आप लोग को दिख रहा होगा वो जितना सारा पीक है। तो जितना पीक बनेगा उतना ही रिएक्शन इंटरमीडिएट
होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं, सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट होगा, जितना भी पीक बनेगा, जितना भी पीक है, और जितना उतना स्टेप होगा। जैसे यहाँ पे है तो 4 स्टेप में यहाँ कंप्लीशन हुआ फाइनली रिएक्शन का, और जो रिएक्शन है वो देख रहे हैं क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पे आर ऊपर पे है और ये क्या बोलते हैं पी नीचे पे है, तो ये क्या कौन सा फाइनली रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोग को फाइनल अगर रिएक्शन का कैलकुलेट करना है कि एक्सोथर्मिक है और इंडोथर्मिक है, जैसे कि आप लोग को एग्जाम में दे देगा कि अगर ये ग्राफ है और अगर ग्राफ दे के आप लोग को पूछ लेगा कि ये रिएक्शन आपका ग्राफ का दिया हुआ है एनर्जी और टाइम का, और आपको पूछ लेगा कि इसमें कि जो कि आपको बताइए कि ये एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो कि क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट देखिए नीचे जा रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, आप लोग सोच के बताइएगा, हमको कमेंट कीजिएगा क्या होगा। तो आप लोग को आगे देखिए, जैसे ये है तो इसमें भी कितना पिक बन रहा है, 1 2 3 4 5 पिक बन रहा है। तो ये 5 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। तो 5 स्टेप में रिएक्शन होगा, 5 ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। तो आगे आप लोग देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉलो द, देखिए आप लोग को साफ कुछ दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉलो द रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग का रूल को फॉलो करता है। जैसे कि कार्बन है, इसमें जो होता है ये है जैसे कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये जो होता है sp2 होता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग बताता है कि जो कि अगर 3 बॉन्ड बन रहा है तो उसमें sp2 होता है। जैसे अगर 3 गो सिग्मा बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे sp2, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे sp3। तो आप लोग के यहाँ पे फॉलो हो रहा है जैसे केमिकल बॉन्डिंग का रूल का। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है जो कि केमिकल बॉन्डिंग के रूल के थ्रू, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर आपको दिख रहा होगा जो कि इस तरह से है। तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बहुत सारा बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल ही नहीं बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, दे आर मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे जैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि वहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग का रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, एनर्जी हाई स्टेट पे, तो इस कारण से इसका बहुत सारा रीज़न है जिस कारण से ये ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि आप लोग को आगे पॉइंट अब देखते हैं, जैसे देखिए अब आगे है रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। यहाँ देखिए रिएक्शन मिक्सचर से, यहाँ पे रिएक्शन ही मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर। तो रिएक्शन मिक्सचर, अगर रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप, 3 स्टेप वाला आप लोग का रिएक्शन देखें तो ए डॉट था, ये ए था, और फाइनली ए डॉट और ए डॉट में टूट रहा था। तो ये जो रिएक्शन था, इससे हमको रिएक्शन से हम लोग फर्स्ट स्टेप में हुआ रिएक्शन, वैसे ही हम लोग ए डॉट को हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं जो कि रिएक्शन से, और जो आइसोलेट नहीं होता है, जो कि स्मॉल टाइम के लिए होता है, और ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, जो कि आप लोग थोड़ा टाइम के लिए बना और डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आप लोग को आगे आप लोग को देखते हैं, तो एक फ्री रेडिकल ही नहीं है, जैसे बहुत सारा जो कि है आप लोग को दिख रहा होगा स्लाइड पे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट आप लोग को कार्बोकेटायन भी होता है, फ्री रेडिकल भी होता है, कार्बोएनायन भी होता है, कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है, बेंजीन होता है। कार्बोकेटायन जो कि आप लोग को दिख रहा होगा स्लाइड पे, आप लोग को बता देते हैं, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि जो कि कार्बोकेटायन क्या होता है। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी डिस्कस हम लोग जनरली करते हैं। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। कार्बोएनायन आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे कि कार्बोएनायन इस तरह से होता है जो कि उस पर निगेटिव चार्ज होता है। कार्बोएनायन हो गया। कार्बन फ्री रेडिकल तो अभी जस्ट बताए ही आप लोग को, ये होता है कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजीन है, तो ये भी आप लोग को हो जाता है। जैसे ये होता है कार्बीन हो जाता है, इसमें एक लोन पेयर होता है। तो देखिए जैसे बहुत सारा आप लोग को इंटरमीडिएट जो कि बनता है बीच बीच में रिएक्शन में और कंज्यूम होते जाता है। तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट एक ही प्रकार का नहीं होता है, बहुत सारा प्रकार का होता है। तो आप लोग को जो है वो आप लोग को देखते हैं हम लोग कौन कौन सा इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का जानकारी लेने के बाद अब कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये सब आप लोग को जनरली आप जीओसी में पढ़ के ही आप देख रहे होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर। तो केमिकल रिएक्शन होता है जो कि बहुत सारा जैसे होता है
केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा टाइप है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? तो बेसिकली एडिशन रिएक्शन में होता है क्या कि जो सी बॉन्ड होता है और ए बी बॉन्ड है, जो कि ये रिएक्टेंट है दोनों। तो ये देखिए ये इसमें होता है क्या कि एडिशन होता है कंपाउंड का। जैसे ए बी है, तो ये भी अगर कोई कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है या कुछ भी है, तो ये अगर ए बी है, अगर इसमें जाके जुड़ जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो ये हो गया। देखिए जैसे यहाँ देखिए कैसे जुड़ जा रहा है, ए और बी खुद टूटा, उसके बाद इसमें जाके जुड़ जा रहा है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कि कोई भी चीज़ का कोई भी मॉलिक्यूल में जुड़ जाना, तो उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। उसमें एडिशन हो जाता है, जो कि इसमें कोई एक भी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलता नहीं है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे रिएक्शन में, इसमें जुड़ जाता है सीधे जाके। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और रिएक्शन है जो कि CO, जो कि कीटोन है, और XY एक तरह से कोई मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे Y जुट गया, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे Y ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से Y जुट जाएगा, यहाँ से X जुट जाएगा। अगर ये है, ये देखिए फाइनली बन गया, एडिशन रिएक्शन है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन हो गया पहला टाइप केमिकल रिएक्शन का। दूसरा टाइप है आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब सारे को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आगे आप लोग इसी तरह जुड़े हुए रहिए और आगे देखते रहिए। आप लोग को सारा डिस्कस करेंगे, ये सब को बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना रहता है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद होता है रीअरेंजमेंट होता है, जो कि हम लोग को नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम लोग देख लेंगे उसका भी क्या क्या होता है, कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखिए आगे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में जनरली बेसिकली होता है क्या कि देखिए, जैसे एक ग्रुप है, जैसे ये रिएक्टेंट है, और ये इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल ये भी मान के चल लीजिए कि ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं कि एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे ग्रुप को जोड़ना। जैसे एक ये पेन है, अगर इसमें एक कैप है और इसमें एक और कैप बाहर से हम लोग इनकलकेट करना चाहते हैं, तो इस कैप को पहले तो हटाना पड़ेगा इस पेन से। ये पेन है, मान के चलिए पेन है, तो ये कैप इसमें लगा हुआ है और ये कैप दूसरा है। तो ये कैप को हटाकर अगर हम दूसरा कोई कैप लगाना चाहते हैं, तो इसको तो पहले हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाकर इसको फिर जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, यही होता है सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक ग्रुप को हटाकर दूसरा ग्रुप को जोड़ना, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोग को दिख रहा होगा स्लाइड पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है जैसे ये रिएक्टेंट है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पे अटैक किया और L निकल गया, L निगेटिव के फॉर्म में निकल गया, और RNU है जो कि बन गया। तो देख रहे हैं कि एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है। तो जैसे आप लोग को एग्जांपल दिख रहा होगा, ये जैसे ग्रुप है OH निगेटिव, जो कि आप लोग को दिख रहा है स्लाइड पे, और CH3Cl जो कि एक रिएक्टेंट है। CH3Cl जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे आप लोग, ये अगर ये ग्रुप है, तो यहाँ से अगर Cl हटाकर OH जुट जा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा ग्रुप अपने आप में जुड़ना, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें देखिए CH3OH जो कि मिथेनॉल बन रहा है, और क्लोराइड आयन जो कि निकल रहा है। तो देखिए इसमें बाकी एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है बेंजीन है, उसमें से ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इसमें से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, इसमें से एक हाइड्रोजन ये बेंजीन से निकाल के, जैसे बेंजीन है तो CH इसमें बॉन्ड होगा ना, CH इसमें बॉन्ड बन रहता है। तो वैसे देखिए आप लोग को ये सब बेसिक नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक में पढ़ा दिया जाता है कि अगर इसका सारा जितना भी पॉइंट है इसमें CH बॉन्ड रहता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को CH से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसको H+ के फॉर्म में निकल जाता है और NO2 जुट जा रहा है। तो एक देखिएगा इसमें से NO2 जुट रहा है और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एक हाइड्रोजन यहाँ निकल रहा है। तो ये किसका हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका हाइड्रोजन निकल रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसके द्वारा, NO2+ के द्वारा। तो देखिए आप लोग, अब देखिए तीसरा रिएक्शन है हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि इस तरह से है एलिमिनेशन रिएक्शन। सॉरी, तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन,
तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें कोई ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया जाता है और इसी का जैसे ये रिएक्शन है, जैसे देखिए इसमें से Cl ग्रुप है, तो ये दोनों को हटाकर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है कि जो कि खुद रिएक्टेंट में से कोई पार्टिकल हट जाए और उसके जगह पे खुद डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए बन जा रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली यही होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आगे एग्जांपल, जो कि एलिमिनेट हो रहा है इसी का अपना ग्रुप, जैसे क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन निकल रहा है, तो दोनों क्लोरीन निकलेगा तो एक क्लोरीन इधर से निकला, तो एक क्लोरीन के मान के चलिए कि पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, एक निगेटिव के फॉर्म में निकला, तो पॉजिटिव निगेटिव बन के Cl2 बना लिया। अगर एक निगेटिव इसमें बच गया तो इसलिए डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन होता है जो कि हाईली जो थर्मिक रिएक्शन होता है, जो कि एनर्जी आपको देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल से आप अनस्टेबल के लिए और जा रहे हैं। तो ये रिएक्शन हम आप लोग को डिस्कस करेंगे डेप्थ में। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे H है, OH है, दोनों निकल जा रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो यहाँ देखिए H2O, H और H जो मिला है दोनों खुद रिएक्शन करके H2O बना लिया और यहाँ पे ये बन गया। तो ये अपने खुद ग्रुप में से एक एलिमिनेशन हो जाता है ग्रुप का, ठीक है। रीअरेंजमेंट है जो कि आप लोग को जनरली तो पढ़ना रहता है नहीं, लेकिन आप लोग को देख रहे होंगे यहाँ पे O है और यहाँ पे OH यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये कीटो है तो ये इनॉल बन जा रहा है। तो ये भी जो है, लेकिन आप लोग को ये पढ़ना नहीं रहता है, तो ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है आप लोग को। चलिए तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे में आप लोग दिख रहा होगा, स्लाइड पे दिख रहा होगा अटैकिंग पार्टिकल। अटैकिंग पार्टिकल किसको बोलते हैं? तो अटैकिंग पार्टिकल वैसा पार्टिकल होता है जो कि आप लोग को रिएक्शन में जो इनिशिएटर होता है, जैसे कि आप लोग को देखे एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में बाहर से आके जुड़ रहा था कोई ग्रुप, तो वो एक तरह से जो जुड़ने वाला बाहर से ग्रुप था, वो तो कोई ना कोई है जो कि अटैक कर रहा है उस पर रिएक्टेंट पे, तो वो रिएक्टेंट पे अटैक कर रहा था, तभी जाके रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे पार्टिकल को बोलते हैं अटैकिंग पार्टिकल, जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करे। तो आप लोग को डेप्थ में ले जाते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस पार्टिकल विच इनिशिएट और स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करे। जैसे कि आप लोग को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी देखने के लिए मिल रहा होगा, NU जो निगेटिव जो जुड़ रहा था दोबारा, तो वो एक तरह से क्या है, कुछ भी है, तो ये अटैकिंग पार्टिकल है, क्योंकि ये जब तक अटैक नहीं करेगा, जब तक आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा, तो ये अटैकिंग पार्टिकल है, जो कि इसका रहने का बहुत ज़रूरत है। अगर इसके बिना रहने के बिना जो कि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, और इससे अगर ये नहीं रहेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब यही हम लोग जानेंगे कि इससे यही इनिशिएटर है एक तरह से। तो ठीक है, तो दीज आर अनस्टेबल पार्टिकल, क्योंकि एक मतलब इसके पास जो ऑक्टेट होता है इसका कंप्लीट नहीं होता है, तो ये फ्री फॉर्म में रहता है। तो इधर से उधर अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो वो ये इधर से उधर होते रहता है। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा स्लाइड पे कि जो कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि है, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो अटैकिंग पार्टिकल है जो कि आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन, जो कि अपना जो इलेक्ट्रॉन के टुवार्ड्स एफिनिटी रखे, मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक इसको नहीं मिलेगा, जब तक ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इसको बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन लवर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लवर कौन रहेगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि वो अपना निगेटिव चार्ज लेके अपना स्टेबिलिटी न्यूट्रल बनना चाहेगा। तो ये अब पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा एफिनिटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन, तो एफिनिटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन कौन होगा? जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। जो कि पॉजिटिव चार्ज है यही ना निगेटिव चार्ज खोजेगा, क्योंकि अपना न्यूट्रल होना चाहेगा। तो इसमें दिखा रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग हम लोग इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग क्या है? तो इलेक्ट्रॉन लविंग वही है, जैसे कि देखिए आप लोग को एग्जाम्पल दिख रहा होगा स्लाइड पे। तो देखिए एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा होगा पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो गया है, या एफिनिटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये खुद क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज, जो कि
उसको अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन उसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन लवर है। तो इलेक्ट्रॉन लवर मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन लवर है तो खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि आप लोग को इतना बताएं। उसके बाद आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसका आंसर अभी समझ लीजिए, इसको डिस्कस कर ले रहे हैं इसी कारण डिटेल में। तो इसको देखिएगा, अगर समझ में आता है तो समझ में तो आप लोग को आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना डेप्थ में आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल देखिएगा, H+ है, Cl+ है, Br+ है, I+ है, CH3+ है, RCO+ है, NO+ है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो सब सारा इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा, मतलब खींचेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पास हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्पीड में करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के खोज में ये बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जहाँ भी इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये डाकू की तरह कहीं भी अटैक कर सकता है। तो ये एक तरह से डाकू इसको बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको डाकू बोलेंगे एक तरह से, क्योंकि ये जहाँ इलेक्ट्रॉन देखा नहीं वहाँ मुंह मारने चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल पार्टिकल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो पॉजिटिवली चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। दूसरा है वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखिए दूसरा है जो कि वैकेंट पी ऑर्बिटल है, या न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये है जैसे AlCl3 है, तो AlCl3 में जो इसका p ऑर्बिटल है, तो इसमें p ऑर्बिटल में इसका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक p ऑर्बिटल है जो कि इसका खाली है। तो वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की एक खोज में रहेगा। तो इसको बोल सकते हैं कि चोर है ये, मतलब ये उतना ज़्यादा नहीं करेगा। जैसे आप लोग को पॉजिटिवली चार्ज, जैसे ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे, वो जैसे कि एकदम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के खोज में ये मतलब ज़्यादा ये रहता है। तो देखिए आगे तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा जो है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, C है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे C है जो कि वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये एक तरह से है जो कि भिखारी टाइप का होगा, जो कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास पूरा खाली है, कि जो जितना देना है दो इसको। और ये मतलब इसके पास पूरा d ऑर्बिटल इसका पूरा खाली है, इसका p ऑर्बिटल खाली है। तो p ऑर्बिटल आप लोग जानते ही हैं, p ऑर्बिटल नज़दीक रहता है, तो d ऑर्बिटल से पहले p ऑर्बिटल भरता है। तो p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है d ऑर्बिटल के इन कंपेरिजन ऑफ में। तो p ऑर्बिटल पहले अति करता है, इस कारण से इसको हम लोग चोर बोले हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल को। वैकेंट d ऑर्बिटल को हम भिखारी बोल रहे हैं। जैसे देखिए, अब आप लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे ले चलते हैं आप लोग को, जो कि लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर का। जैसे देखिए आप लोग, अब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दान पात्र की तरह रहेगा। इसको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर भी ठीक है। जैसे आप लोग के S है, ऊपर एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ O है। तो ये देखिए इसका लोन पेयर, और इसका ये क्या बोलते हैं, और इसका ये क्या बोलते हैं, ये आपस में कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि निगेटिव यहाँ पे टूटा, मान के चलिए, देखिए आप लोग को थोड़ा साफ करके थोड़ा सा बेटर ढंग से दिखाते हैं। तो मान के चलिए कि ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो डेल्टा पॉजिटिव जोन हो गया। तो ये भी अब कहेगा कि हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे आप लोग को देख रहे हैं, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहा है, हाँ, और यहाँ पे कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे कम हो जा रहा है, तो बेसिकली आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कम हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चाहत में ये कहीं इधर से उधर भटकते रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन खोजेगा, इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल अब डिस्कस कर लिए। अब दूसरा अब है इलेक्ट्रोफाइल के, अब ये है कि उसको मिलेगा तब ठीक है, नहीं तो ये वापस तो ये दान पात्र के खोजिए कि अगर इसको दान कर दिए, जैसे मंदिर या मस्जिद या कहीं भी आप गुरुद्वारा या अगर कहीं भी दान पात्र आप कर रहे हैं, तो वहाँ दान पात्र कर रहे हैं, तो वहाँ दान देते हैं, तो वहाँ पे दान दे रहे हैं। तो आप लोग जितना मन किया, जैसे
कोई कुछ के लिए एबल है, कुछ के लिए एबल है। तो इसमें वही इसी की तरह है कि जैसे इसमें अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अपने आप फिर वही पोजीशन पे आ जाता है। रीजनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर जीओसी में हम लोग पढ़ते हैं रीजनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, तो डिस्कस वहाँ पे करते हैं हम लोग डेप्थ में। तो आगे आप लोग देखिएगा न्यूक्लियोफाइल के बारे में, जो कि सेकंड ये है जो कि अटैकिंग पार्टिकल है न्यूक्लियोफाइल, जो कि ये डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू जनरेट सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें निगेटिव चार्ज जैसे CH3 आप लोग का निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये सामने वाले को अगर डोनेट करता है, अगर ये सामने वाले को डोनेट करेगा तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं न्यूक्लियस लवर। तो न्यूक्लियस कौन है? निगेटिव इसके पास है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके पास खुद निगेटिव चार्ज है। तो ये किसके चाहत में जाएगा? तो ये चाहत में जाएगा पॉजिटिव चार्ज को। तो इसको पॉजिटिव चार्ज जहाँ मिलता है वहीं पे ये अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी आप लोग को समझ गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आपको डेप्थ में डिस्कस किए हैं। तो देखिए आप लोग, अब देखिए एफिनिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसके पॉजिटिव चार्ज के एफिनिटीज़ में ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर ये जाएगा। न्यूक्लियस लवर भी इसको बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस है, जो कि अगर कोई भी एटम है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये खुद है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस की ओर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस लवर हो गया ये। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, हम स्लाइड क्लियर कर लेते हैं तब तक। निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा? न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है क्या? जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जो कि डोनेट कर सके। तो निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके पास देखिए OH निगेटिव, CH3O निगेटिव, जैसे देखिए आप लोगों को बहुत सारा एग्जांपल दिया होगा, जो कि आप अगर आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप जैसा आपको मन करें। OH निगेटिव है, CH3O निगेटिव है। देखिए वो निगेटिव जहाँ है वो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, जो कि पॉजिटिव चार्ज को देना चाहता है। तो ये किसको देना चाहेगा? निगेटिव, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा? पॉजिटिव चार्ज को देगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला आप लोग को डिस्कस कर लिए निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। दूसरा होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे देखिए आप लोग को स्लाइड पे बी पे है आपको न्यूट्रल, जैसे ये डिस्कस कर लिए, बी देखते हैं। तो इसमें आप देखिए कि इसमें अब H है, OH है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें तो निगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा है। तो इस पर देखिएगा ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर इसके पास। ये 6th ग्रुप से, ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इस कारण से इसके पास 2 बॉन्ड बना लिया है। 2 बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका कंज्यूम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 2 4 हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिएगा इसको, देखिए आप लोग को थोड़ा ढंग से बताते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक हाइड्रोजन का, एक यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा स्लाइड पे। इसके पास टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बॉन्ड में, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में, बाकी बच गया कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में, लोन पेयर मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो इसके पास एक लोन पेयर और होते हैं, जो कि होता है 2 लोन पेयर। तो इसमें 2 लोन पेयर होने के कारण ये होता है, जो कि इसके पास लोन पेयर होने के कारण इसके पास निगेटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये थोड़ा सा कम देगा, डोनेट करेगा इन कंपेरिजन ऑफ निगेटिव चार्ज, लेकिन ये भी डोनेट करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे OH में H2O है, तो वहाँ पे ये, यहाँ पे देखिएगा ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जो कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल है, जो कि ऑक्सीजन इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे यहाँ PHOH है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन डोनेट करेगा। जैसे RCOH है, तो OH यहाँ पे है, तो वहाँ पे OH डोनेट करेगा। तो जैसे देखिए आप लोग को स्लाइड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद आप लोग को खत्म होने जा रहा है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा के आप लोग को खत्म कर दे रहे हैं। देखिए अब आगे
देखिए यहाँ पे देखिए SH2 है, SH2 में भी सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर देखिए 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। जैसे देखिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे होता है, जैसे देखिए OH2O हो गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये किसको देगा, ये निगेटिव चार्ज है इसके पास, तो ये किसको देगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो देखिए यहाँ पे H प्लस है, तो इसको अगर ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोनियम आयन बन जा रहा है, जैसे कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा। तो अब देखिए आगे देखिए AlCl3 है, तो AlCl3 में Al के पास आपको बताए थे कि ये पिछले लेक्चर में बताए थे आपको, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को थोड़ा स्लाइड क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके। तो देखिए यहाँ पे AlCl3 है, तो AlCl3 जो कि पिछले एग्जांपल में बताए थे कि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और इसके पास निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो AlCl4 माइनस प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आप लोग को अभी यही है लास्ट आप लोग को टॉपिक था, जो कि आप लोग को क्लियर कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करें, उसी के बेसिस पे हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब यहीं पे आप लोग का लेक्चर एंड करते हैं। बाय बाय।